हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी प्रकार के वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो का आनंद बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है वो है इतिहास, और इतिहास के अंतर्गत हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है। और चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बाद में दिए जाते हैं उसके हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो जोड़ी मिलाने पर है, सही जोड़ियां बनाइए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में जोड़ी जमाने के लिए दिया गया है, तो इधर बनाया गया है कॉलम नंबर 1 और इधर बनाया कॉलम नंबर बी, मान लो इसको, है ना। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास में है वो रैयत। ये रैयत कहाँ से आया था। ये रैयत रैयतवाड़ी से आया था। रैयत जो है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था से आया था। रैयत मतलब क्या होता है, तो रैयत मतलब क्या, ग्राम समूह होता है, या फिर रैयत मतलब किसान होता है, या फिर रेती की जमीन पर खेती होता है, या आखिरी वाला बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। तो सीधी सी बात है, रैयतवारी व्यवस्था आप पढ़ो। आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे। हमने भूमि सुधार की 3 व्यवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली व्यवस्था हमारी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी व्यवस्था हमारी महलवारी सिस्टम, और तीसरी थी हमारी रैयतवारी सिस्टम। हमारा जो स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था थी उसमें क्या कहा गया था कि उसमें जो वसूल की जाएगी, जो लगान वसूला जाएगा वो जमींदार लेंगे। और महलवारी में क्या बोला था कि जो लगान होगा वो महल वसूलेंगे। महल मतलब गांव का एक समूह या गांव का मुखिया हो सकता है। और रैयतवारी में क्या होगा कि सीधा जो लगान जो लेगी कंपनी वो सीधा किसान से लेगी, अब बीच में कोई नहीं होगा। तो रैयत से सीधा संबंध किससे, रैयत मतलब होता है किसान। तो इसका पहला का उत्तर क्या होगा, पहला का जो आंसर होगा हमारा होगा किसान। दूसरा, महालवारी का महाल का मतलब क्या होता है। महाल मतलब होता है गांव, ग्राम का समूह या फिर कोई गांव का मुखिया। ये महालवारी व्यवस्था इंडिया में लाई गई थी उत्तर पश्चिम बंगाल में, जब स्थायी बंदोबस्त फ्लॉप हो गया था। क्यों, क्योंकि उसमें स्थायी फिक्स कर दिया गया था रेट। जब टैक्सेशन का रेट यानी राजस्व का रेट फिक्स किया गया था तो अंग्रेजों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब अंग्रेजों को इतना सारा नुकसान हो रहा था तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ नया बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि टैक्स में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था क्या की, महलवारी, और जमींदार को वहां से हटा दिया। अब गांव, खुद गांव का समूह जो होगा वो खुद क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा, वो राजस्व देगा अंग्रेजों को। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा जो नाम वो क्या है, निज। निज का मतलब क्या होता है, इसमें अब 2 जोड़ी तो बन गई, इसका मतलब 2 बचे हुए हैं। निज का मतलब होता है, ऐसा समझ लो कि निजी है ना, खुद की जमीन पर। जब जो बागान मालिक होते थे जो नील की खेती करवाते थे भारत में, अगर वो नील की खेती वाला बागान मालिक अपनी ही जमीन पर खेती करवाते तो उसको बोलते निज खेती, और वो किसानों से करवाते तो उसको बोलते रेती प्रकार की खेती। तो निज और रेती दोनों आपको दिख रहा है। तो निज मतलब जब बागान मालिक अपनी जमीन पर खेती करे, बागान मालिक अपनी खुद की जमीन पर जब खेती करेंगे तो उसको बोलते हैं निज खेती। और रेती मतलब रेतों की जमीन पर खेती, रेत मतलब किसान। जब किसान की जमीन पर खेती की जाए तो उसको बोलते हैं रेती खेती। तो ये हमारे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल मिल गए। तो रेत का किसान, महाल का ग्राम समूह, निज का बागान मालिक की जमीन, और रेती का किसान की जमीन। तो देख लेते हमारा उत्तर क्या है, उत्तर चेक कर लेते हैं। हमारा जो आंसर वो क्या है, रेत मतलब बिल्कुल सही, किसान, हमने यही तय किया था। महाल मतलब ग्राम समूह, ये भी सही है। निज मतलब बागान मालिक अपनी जमीन पर खेती करे तो उसको बोलते हैं निज प्रकार की नील की खेती। और रेती का मतलब होता है रेतों की जमीन पर खेती। बात समझ में आ गई। तो ये बिल्कुल सही उत्तर था जो हमने तय किया है। अगर आप चैप्टर को ढंग से पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ वहीं से जुड़ी हुई है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्त स्थान को भरे। कुछ ऐसे सेंटेंस दिए गए जहाँ पर कुछ चीज़ खाली छोड़ी गई है। अब आपको देखना है कि वो खाली सच चीज़ का संबंध किससे है। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, क में देखते हैं क्या है, यूरोप में वोड उत्पादकों ने, ये शब्द समझ रहे हो, वोड, यूरोप में वोड उत्पादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। वोट उत्पादकों को, ये वोट क्या था,
ये वोड एक पौधा होता था, जैसे नील का पौधा होता था ना, वोड का पौधा भी होता था। जैसे हमारे भारत में नील का पौधा उगता था नीले रंग के लिए, वैसे ही यूरोप में एक वोड का पौधा उगता था जो हल्का नीला रंग उससे भी बन जाता था, लेकिन वो कमजोर रंग होता था, फीका होता था, दमदार बेजान होता था। ये वोड का पौधा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाला है। भारत का नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला है। तो वोड के पौधे वाले जो वोड वाले जो उत्पादन वाले जो उत्पादक थे, जो कंपनी वाले थे, उनको दिक्कत क्या हो रही थी? उनको दिक्कत थी भारत की नील से। तो उनको खतरा हो रहा था कि अगर इंडियन नील यहाँ पहुंच गई तो हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा वोड वालों का। तो यूरोप में वोड उत्पादकों को किससे खतरा था? तो ये था आपका नील से खतरा था। किससे खतरा था? नील से खतरा था। दूसरा क्वेश्चन ख वाला, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी। 18वीं सदी में ब्रिटेन में नील की मांग क्यों बढ़ी? अब नील की मांग तो तब बढ़ेगी जब ज़्यादा मात्रा में कपड़े का उत्पादन होगा, तभी तो नील की मांग बढ़ेगी। और कपड़े का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में तब हो सकता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जब औद्योगिकरण हो। और औद्योगिकरण की शुरुआत तो 18वीं शताब्दी में ही हुई थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? औद्योगिकीकरण या औद्योगिकरण। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण या औद्योगिकरण बोलते हैं उसको, जिसकी उसके कारण क्या हुआ? नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ब्रिटेन में। ग वाला ऑप्शन, रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। अब पहले तो वोट से नील से वोट को खतरा था, और अब नील की मांग को भी बहुत दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक चीज की खोज हो गई थी, और उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल कलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम रंग। कि आर्टिफिशियल कलर का जब इजाद हुआ, आजकल तो वही चलता है, आर्टिफिशियल कलर का जब इजाद हुआ तो इससे नील की खेती में काफ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में नील की खेती काफ़ी गिर गई थी। और हालांकि भारत को तो यही चाहिए था, भारत के किसान तो चाहते थे कि नील की खेती बंद हो जाए, क्योंकि उनको तो प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ते, चंपारण आंदोलन में रिक्त स्थान के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किया था ना, वो किसके खिलाफ था? तो महात्मा गांधी चंपारण गए थे किसान के आवेदन पर, उसके निमंत्रण पर गए थे, क्योंकि वो बिहार का जो किसान था वो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पर आके देखो गांधी जी, हमारे यहाँ पर नील के खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखो। बंगाल में तो नील का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी है। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ चला गया? ऑब्वियसली बात है, जो नील की खेती कराएगा, बागान मालिकों के खिलाफ। तो ये जो आंदोलन था ये किसके खिलाफ था? बागान मालिकों के खिलाफ था। तो यही इसके उत्तर है। आइए हम लोग एक एक करके उत्तर चेक कर लेते हैं। हमारा पहला क वाला उत्तर जिसे हमने नील दिया है, तो ये क्या है? ये नील ही है। मतलब हमारा जो पहला उत्तर वो क्या है? बिल्कुल नील सही है। हमारा जो दूसरा उत्तर है वो क्या है? औद्योगिकरण। तो ये औद्योगिकरण बिल्कुल सही है। हमारा तीसरा उत्तर है कृत्रिम रंग, जो आपको दिख ही रहा होगा। और हमारा जो चौथा उत्तर बागान मालिक, जो आपको दिख जाएगा, नील बागान मालिक जो है उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। तो चंपारण में नील की खेती कराने वाले जो बागान मालिक थे, जबरदस्ती जो है लोगों से खेती करवाते थे, उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने एक मुहिम छेड़ी थी, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अब हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब इसके उत्तर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, लंबे लंबे उत्तर लिख सकते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। ये पूछना है चाह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त में एक्चुअल में हुआ क्या था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कब लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में लाया गया था, 1793 में लाया गया था, 1793 में लाया गया था। ठीक है, और लाया कौन था? किसको श्रेय जाता है इसका? तो श्रेय जाता है इसका कार्नवालिस को। कार्नवालिस साहब जो थे ये लेकर के आए थे। ठीक, इसका नाम क्या था? स्थायी बंदोबस्त। मतलब टैक्स क्या कर दिया गया है? जो रेवेन्यू था, राजस्व, उसको कर दिया इन्होंने फिक्स, स्थायी। कंपनी बोलती है कि हमें जो टैक्स है वो फिक्स रूप से चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये टैक्स वसूलने का अधिकार किसको दे दिया था? अब टैक्स वसूलने का अधिकार जो था वो जमींदार को दे दिया था। और ये जमींदार कौन होते थे? ये जमींदार तालुकेदार होते थे। उस समय के जो वर्चस्वशाली लोग होते थे, तालुकेदार, छोटे मोटे राजा हो गए, सरदार हो गए, इन सबको क्या नाम दे दिया? ये जमींदार हो गए। और आपके पास ये अधिकार है कि लोगों से राजस्व ले लो, और जो भी किसान राजस्व चुका नहीं पाएगा उसकी जमीन ले लो। ये सब कुछ में था। और इतनी ज़्यादा हाई रेट थी तो शुरुआत में जमींदारों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इतनी रेट नहीं चुका पा रहे थे वो। बहुत सारे लोगों की जमींदारी छीन भी गई।
लेकिन बाद में जब थोड़ा सा रेट बढ़ा मार्केट में तो जमींदारों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन रेट अभी भी राजस्व की अंग्रेजों के लिए तो फिक्स थी ना, उनको तो फिक्स चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों को बहुत फायदा पहुंचा और अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। तो ये जमींदारी सिस्टम के कुछ पहलू हैं। तो ये लाया किस लिए गए थे? बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? ये खेती में सुधार करने के लिए लाया गया था। और ये भी बोला गया था कि कुछ हिस्सा अंग्रेजी सरकार जमींदार से लेगी और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको जमींदार खेती के सुधार में इस्तेमाल करेगा। अपना हिस्सा निकाल करके जो बचेगा उसको कर सकता है। लेकिन जमींदारों ने यहाँ पर क्या किया, किसी भी प्रकार से किसी भी खेती में कोई निवेश नहीं किया। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं यहाँ पर निवेश करने का। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर, एक एक करके समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 की ईस्वी में लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त अब ये लागू किया था, इसमें क्या हुआ था? पहला पॉइंट, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारोों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मतलब राजा जो होते थे उस समय, छोटे मोटे छोटी छोटी रियासतों के राजा हुए या तालुकेदार जो होते थे, एक तरह के सरपंच टाइप का मुखिया, इन तालुके वाले को क्या कर दिया, एक को अधिकार दे दिया कि आप अपना वसूली कर सकते हैं और हमें वसूली चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दे दिया। जमींदारों को क्या काम दे दिया कि आप किसानों से राजस्व इकट्ठा करो और किसानों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा करो। कुछ हिस्सा जो फिक्स किया गया, बाकी बचा हुआ आप रख लो। किसान जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। स्थायी का मतलब होता है फिक्स, और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राशि बिल्कुल फिक्स की गई, इतना ही देना है, कम ज़्यादा नहीं होगा। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार भी छीन लिए गए और जिसके कारण जमींदार की दया पर निर्भर होते थे। ये स्थायी बंदोबस्त इतना खतरनाक था कि किसानों से उनके जमीन के हिस्से तक मतलब अधिकार तक छीन लिए गए। मतलब समझ में आया? समझ में ये आ रहा है कि जमींदार के पास इतना अधिकार दे दिया अंग्रेजों ने कि अगर कोई किसान जमीन का लगान नहीं देता है तो उसकी जमीन आप हड़प सकते हैं। ऐसे जानबूझकर कई सारे जमींदार जो थे उन्होंने उनकी जमीन को क्या कर लिया, हड़प लिया था। अब वो क्या करते, जमीन हड़पते और काम चला था। जमींदार को तो बहुत फायदा हो गया था उस समय। तो आप अगर कोई आज भी आपको जमींदार मिल जाए तो उसके समय में पुरखों में जो भी थे उस समय जमींदार, वो बहुत उन्होंने जो है उस समय रेवेन्यू टैक्स वसूला होगा, तो टैक्स वसूलते थे। और इसी वजह से क्या था, डर ये था ना भाई, अंग्रेज का डर तो ऑलरेडी था किसानों को, लेकिन अंग्रेज के अलावा एक इंडियन का भी डर था, वो था जमींदार, कि भाई अगर जमींदार को मैंने टाइम पर टैक्स नहीं दिया तो मेरी ज़मीन तो गई, क्योंकि ले सकता है। तो उसको जमींदार से दया भाव के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, जमींदार से दब के चलना पड़ता था, उनको सलाम वलाम करना पड़ता था, जमींदार को खुश करने का प्रयास करना पड़ता था। तो बहुत सारे किसान बेचारे क्या करते, फिर जमींदार की दया भाव पर निर्भर रहना पड़ता था उनको। तो जमींदार की दया पर निर्भर थे, वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। मतलब जमींदार उनको बोलता है कि करो तो खेती करते, तो नहीं तो नहीं। मतलब अब उनको खेती करने के लिए एक अपने ही खेत पर मजदूरों की तरह काम किया जाने लगा। क्योंकि अगर मान लो किसी जमींदार ने किसी किसान की खेती छीन ली, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाया, अब वो किसान करेगा क्या, वो तो बेरोजगार हो गया। अब वही जमींदार उसी किसान को बोलता है कि ये जो जमीन आपकी मैंने हड़पी, इसी पे आप मजदूरी की तरह काम करो। तो ऐसा उस समय होता था। दोस्तों, हम लोगों को ये अंग्रेजी सरकार की शासन पद्धति और ये व्यवस्था इसलिए पढ़ने को बोला जाता है, इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम खुशकिस्मत है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोच सके उस समय कैसे लोग रहते थे। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम लोग आने वाली अच्छी सरकार का चुनाव कर सके, ताकि ऐसा कोई भी नया रूल सरकार लागू ना करे। बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो एक तरफ तो मैं महलवारी को लिखता हूं, महलवारी व्यवस्था, एक तरफ तो आपको होगी महलवारी व्यवस्था, और दूसरी तरफ आगे आपकी होगी कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, ये दोनों, एक तरफ होगी महलवारी व्यवस्था और एक तरफ होगी स्थायी बंदोबस्त। दोनों तरह की व्यवस्था होगी। अब पहले वो आई थी महलवारी बंदोबस्त। ये महलवारी बंदोबस्त, ये सॉरी स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, और लेकर कौन आया था, कॉर्नवालिस। ये जो महलवारी व्यवस्था थी ये इसलिए आई थी क्योंकि वो फेल हो गई थी, और 1822 में इसको लागू किया गया था। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह लागू किया था, और इसको लेकर के आया था होल्ट मैकेंजी।
होल्ड मैकेंजी नाम का व्यक्ति लेकर के आया था। किसको? इस वाली व्यवस्था को, महलवारी को। इसमें क्या था कि जो राजस्व होगा, टैक्स होगा, वो फिक्स था, और यहां पर टैक्स जो था वो क्या नहीं था? फिक्स नहीं था। यहां पर टैक्स में बदलाव कर सकती थी अंग्रेज सरकार। अंग्रेज चाहे तो टैक्स को बढ़ा सकती थी, घटा सकती थी, उनके पास है। वसूलने का अधिकार, वसूली कौन करता था? स्थायी बंदोबस्त में वसूली का काम किसको दिया हुआ था? जमींदार को दिया था, तो जमींदार के पास था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर वसूली का जो अधिकार है, वसूल करके कौन देगा? तो वसूली का अधिकार जो था वो दे दिया ग्राम को, ग्राम समूह को दे दिया, या ग्राम के मुखिया को दे दिया। ग्राम समूह या मुखिया, या मुखिया को दे दिया। तो ग्राम समूह या मुखिया को अधिकार दे दिया। अब आप सोच सकते हो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं, इसमें संशोधन करने की उम्मीद है। जमींदार यहाँ पर था जो काफ़ी अत्याचारी हो सकता था, मतलब लोगों के साथ गलत करता था, जबरदस्ती जमीन छीनना, ज़्यादा राजस्व वसूल करना, ये सब जमींदार का काम था। लेकिन यहाँ पर क्या था? वसूली जो करते थे वो ग्राम समूह खुद, और ग्राम का मुखिया खुद जो है महलवारी में होता था। महल का मतलब ही होता है ग्राम समूह। बात समझ में आई? तो ये इन दोनों में अंतर है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे पढ़ना है। इसको पहले आप पहले आप महलवारी व्यवस्था के बारे में पूरा बता दो, फिर स्थायी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी स्थायी हम लोग पढ़ चुके हैं। महलवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में भिन्नता क्या है? तो भिन्नता क्या है? महलवारी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की। उनने 1822 में तैयार की थी होल्ट मैकेंजी ने, और ये पूरे भारत में तो नहीं लागू हुई थी, केवल बंगाल के उत्तर पश्चिम इलाकों में। तो जहाँ जहाँ स्थायी बंदोबस्त था केवल वहाँ लागू नहीं हुई। मतलब स्थायी बंदोबस्त की कुछ जगहों पर इसको चेंज किया गया, बाकी स्थायी बंदोबस्त अब भी चल रहा था। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का या ग्राम समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता। मतलब अलग अलग गांव का, गांव के किसानों की संख्या के हिसाब से अलग अलग राजस्व हुआ करता था। कब? महलवारी सिस्टम में। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया, मतलब राजस्व फिक्स नहीं था, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन करने का प्रावधान किया गया। समय समय पर उसमें बदलाव करने का प्रावधान किया गया। किसमें? महलवारी सिस्टम में। ये इस सिस्टम में कि समय समय पर उसको बदल दिया जा सकता है, तो बदलने का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। तो ये महलवारी में हुआ। लेकिन अगर हम लोग स्थायी की बात करें तो स्थायी में थोड़ा सा अलग था। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का काम जमींदारों को पहले था स्थायी में, लेकिन यहाँ पर किसको दे दिया? गांव के मुखिया को दे दिया। ये आपको समझ में आ गई हुई बात। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाए थे। राजाओं और तालुकेदारों को यहाँ पर जमींदारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि खेत बड़ा है तो राजस्व ज़्यादा है, या अलग अलग गांव का अलग अलग, वहाँ पहले फिक्स था। तो ये इनजस्टिस तो था, गरीब आदमी के ऊपर भी उतना ही भार। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई, और इसमें राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। महलवारी में तो था, इसमें नहीं। ये पहले आई थी, वो बाद में आई थी। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का काम जमींदार को दे दिया था। तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जो था वो सारा का सारा राजस्व इकट्ठा करता था, लेकिन महलवारी बंदोबस्त में महल यानी ग्राम समूह जो है वो ये काम करता था। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। तो आप भी मेरे साथ मिल करके ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। आप चाहे तो अपना एक एनसीईआरटी का आंसर लिख करके हमें टैग कर सकते हैं, हम लोग उसको रिव्यू भी कर देंगे। लेकिन आप साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जितना आपका साथ मिलेगा उतना जो है हम लोग अच्छा ही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताइए। राजस्व की मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताइए। अब ये मुनरो व्यवस्था क्या है पहले तो समझ लेते हैं। ये जो सर टॉमस मुनरो थे, सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो साहब ने क्या किया? दक्षिण भारत में जो इलाका था हमारा इंडिया का, हमारे इंडिया का जो दक्षिण भारत का इलाका था,
इन दक्षिण भारत के इलाके में क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी स्थायी बंदोबस्त चल रहा था, क्योंकि वो महालवाड़ी जो था ना वो तो उत्तर भारत में था। तो स्थायी की जगह पर, इसकी जगह पर एक नई व्यवस्था लाई, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, अब रैयतवारी व्यवस्था में सर थॉमस मुनरो ने क्या कहा, उनका ये फीडबैक था, उनका ये मानना था, उनका ये तर्क था कि अगर हम लोग किसी जमींदार से सीधा पैसा वसूल करने के बजाय क्यों ना हम किसानों से सीधा ले लें, और किसान को ही बोलते थे रैयत, इसलिए इस व्यवस्था का नाम रैयतवारी रखा गया था। अब किसानों से सीधा वसूल करना था, किसान से पैसे वसूल करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी होता था और ये अंग्रेज अधिकारी किसानों से वसूल करता था। लेकिन इसमें क्या था कि राजस्व की रेट कितनी भी हो सकती है, फिक्स नहीं थी, संशोधन कर सकते थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी होता था वो जानबूझकर ज़्यादा राजस्व वसूलता था, क्योंकि हर एक अंग्रेज अधिकारी को अपने बड़े वाले अधिकारी के सामने अपनी रेपुटेशन बढ़ाना था। इस वजह से वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। किसानों के लिए बड़ी दुखद बात थी, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो किसानों को एक प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि यार ये अगर ऐसा होगा, इतनी ज़्यादा राशि ये लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। पर एक तो वो थी, दूसरी ये थी कि इस व्यवस्था के बारे में ज़्यादातर अंग्रेज लोगों का, खासकर मुनरो का भी ये सोचना था कि रैयतवारी व्यवस्था के आने से किसानों की समृद्धि बनेगी और किसानों को अच्छा फील होगा, मतलब किसानों की जो समृद्धि है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी सुधरेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो रैयतवारी में ये बड़ी समस्या थी और इसी वजह से चुका नहीं पाने के बाद, जब वो राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तो वो गाँव से भाग रहे थे, क्योंकि राजस्व इतना ज़्यादा है। हर साल अच्छी फसल हो ये ज़रूरी नहीं, हर साल मॉनसून अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, इस वजह से उनको बड़ी समस्या होती थी। तो जब देख लेते हैं कि ये क्या बोलती है, मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्या है। तो मुनरो व्यवस्था तो समझिए, पहले तो ये रैयतवारी की बात हो रही है। ठीक है, तो मुनरो व्यवस्था जब भी बोली जाएगी तो इसका नाम क्या रहेगा, रैयतवारी बंदोबस्त के नाम से जानते थे इसको, रैयतवारी बंदोबस्त। ठीक, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। राजस्व अधिकारियों ने इतना ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था कि राजस्व चुकाने वाले किसानों के लिए भार हो गया था और गांव छोड़ छोड़ कर भागना पड़ा उनको। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे। एक तो ये बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न व उद्यमशील किसान बना देगी। संपन्न और उद्यमशील किसान बनाएगी ये जमीन। कौन सी व्यवस्था, रैयतवारी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद पूरी थी कि हम, क्योंकि मुनरो साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अंग्रेज सरकार को किसान एक पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। तो कैसी रक्षा की आपने, उनको गांव से ही भगा दिया। अब तक दूसरी व्यवस्था गांव से तो नहीं छोड़कर नहीं भागना पड़ रहा था, अब रैयतवारी व्यवस्था में तो इतना कुछ हो रहा है। तो ये दो समस्याएं आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। नील की खेती करने से, रैयत मतलब किसान, तो किसान जो है ये नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन ये है, किसानों को नील से समस्या क्या थी। तो ये नील की खेती करने के लिए किसान से समस्या ये थी, पहली बात तो ये कि नील की खेती के लिए किसानों को अपना खेत जो देना पड़ता था, सबसे मजबूत खेत पे होती थी वो, मजबूत मतलब कमजोर खेत पे नहीं होती थी। मान लो किसान के पास कितना भी खेत हो, उसका 25% भूमि पर नील उगानी थी, लेकिन उसका जो मजबूत एरिया होता था उसी में नील उगाना थी। ये बागान मालिकों का कहना था। और उसके बाद भी जो नील उगाते थे उसका बहुत कम दाम मिलता था। उगा वो रहे, मेहनत वो कर रहे और बहुत कम दाम पे ये लोग खरीदते थे। और उसके अलावा नील की वजह से कर्जे में फंसते जा रहे थे। इसी वजह से वो इससे छुटकारा चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक बार नील के लिए कर्जा ले लिया और कर्जा चुकाने के चक्कर में कर्ज के दुश्मन चक्कर में फंस गए थे और बार बार वो उसी को उगा रहे थे। और नील की खेती करने की वजह से जो उर्वरा शक्ति होती ज़मीन की वो इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि आने वाली जो दूसरी फसल होती थी ना, धान की फसल, अगर वो चावल उगाना चाहे उस खेत पर तो चावल वगैरह कुछ नहीं होता। इसका मतलब वो बंजर होती जा रही थी। तो नील की खेती तो किसान के लिए अभिशाप की तरह थी, लेकिन मजबूरी थी, ज़बरदस्ती करवा रहे थे। तो समस्या ये थी, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता। अग्रिम ऋण का मतलब होता है एडवांस ऋण दिया जाता था। परंतु फसल काटने पर
कम कीमत पर फसलें बेचने को मजबूर किया जाता था कि आपको कम से कम में लेना है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसको खरीदता ही नहीं था, सब बाहर जाती थी, और बाहर जाने वाले जितने भी लोग थे वो सब विदेशी थे। अपनी मर्जी से खरीदेंगे, जितना दाम लगाएगा उतने में बेचना पड़ेगा आपको। वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाली कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। पुराने कर्ज को चुकाने, अब देखिए मान लो मैंने इस साल नील की खेती करने के लिए किसी बागान मालिक से 1 लाख रुपए लिया। मैं नील का किसान हूँ और मैंने उससे बागान मालिक से 1 लाख रुपए लिया। अब मैंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, 1 लाख रुपए लगाए भी, मेहनत भी करी और नील उगाए, अच्छी खासी नील उगाए। लेकिन नील का जो पैसा उसने बहुत कम दिया, बहुत कम प्राइस में ले ली। अब मुझे नील का जो पैसा मिला वो खाली 50,000 रुपये मिला, मतलब 50,000 तो मैं ऑलरेडी कर्ज में था। क्यों? क्योंकि 1 लाख लिया था मैंने। तो अब नील से पैसा भी निकला, लेकिन अब वो कर्ज चुकाना है, उसका कर्ज चुकाना, तो खेती तो करनी पड़ेगी। लेकिन खेती करने के लिए दोबारा से पैसा चाहिए ना, तो मैं फिर से दोबारा से उससे, उस बागान मालिक से बोलूँगा 1 लाख का कर्जा और दे दो, तो आपका टोटल कर्ज 1.5 लाख का हो जाएगा। फिर मैं 1 लाख लगाऊंगा, फिर मुझे कम मेहनत की कीमत मिलेगी। ऐसे कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जंजाल में किसान फंसते चले गए। उससे वो निजात चाहते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेत पर नील की खेती करे, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसल में समय नहीं दे पा रहे थे। किसान बोलते कि आपकी नील तो मैं खा नहीं सकता, भाई हमें खाने के लिए गेहूं चावल तो उगाने पड़ेंगे ना। अब आप ये बोलोगे गेहूं चावल भी नहीं उगाओगे, नीली नील उगाना, नीली नील उगाना है, तो आपको नीली नील उगाना है, गेहूं चावल नहीं उगा सकते, समय ही नहीं मिल रहा है ना। तो बड़ी समस्या किसानों को ये हो रही थी कि हम लोगों को धान उगाने का या दूसरा का समय नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी सबसे मजबूत जो खेत होते थे, मेन खेत, जो हमारे जो सबसे मजबूत जो खेत होते थे, उसको तो आप बोल रहे हो कि उस पर आप नीली उगाओ। तो ये बड़ी समस्या हो रही थी वहाँ पर, इसलिए किसान जो है वो नील की खेती करने से कतरा रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? किन परिस्थितियों में धराशायी हो गया? तो परिस्थितियां क्या थी, धराशायी कैसे हो गया? पहली बात तो है कि नील विद्रोह की वजह से हुआ। एक इंडिगो रिवॉल्यूशन चला था बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ कि नील करके खेती करने वाले जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? बागान मालिकों के खिलाफ, कि बागान मालिक जो है वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं और वो लगातार कर्ज पे कर्ज दिए जा रहे हैं, कर्ज पे फंसते जा रहे हैं। तो किसान को लगा कि अब विद्रोह करने की जरूरत है। अब इनके विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुआ, कुछ अंग्रेजों ने कुछ नए नए पैतरे अपनाए कि शांत हो जाए। तो शांत करने के लिए कुछ बोल दिया होगा। तो एक मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा बोल दिया था कि अब नील के बागान मालिकों को, नील की खेती करने वाले किसानों को बागान मालिक जबरदस्ती जो है मजबूर नहीं कर सकते। तो जब ये बोला कि मजबूर नहीं कर सकते, तो उनने समझा कि भाई ये तो महारानी विक्टोरिया का आदेश आ गया है, नहीं करना नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे समर्थन में है अंग्रेज लोग। तो ऐसे करके फिर बाद में क्या हुआ, एक नील का एक आयोग बनाया गया। सन 1860 में नील की खेती करने वालों के लिए एक नील आयोग बनाया गया, जांच के लिए कि क्या ये लोग विद्रोह कर रहे हैं तो बागान मालिक वाकई में खराब है। तो नील आयोग ने क्या तय किया कि बागान के मालिक जो है वही जिम्मेदार है इसके लिए, और उनको दोषी ठहराया। और ऐसे करते करते आखिरी में, अंत में उस आयोग ने यह भी बोला कि अब जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो पूरा करो, लेकिन आगे आप चाहे तो नील की खेती नहीं करना चाहे तो नहीं करोगे। इस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, नील का जो व्यापार वो धराशायी हो गया, नील की खेती धराशायी होगी। नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थितियां, नंबर 1, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया। रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो नील की खेती करेंगे और न कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों की लाठी धारों से, गुंडों से डरेंगे। अब हम डरने वाले नहीं हैं। कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने विद्रोह का समर्थन मान लिया। उन्होंने इस बात को अपना समर्थन मान लिया कि ये जो अंग्रेज हैं ये इसको शांत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, ये मत करो। उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेज तो हमारे साथ में, इसका मतलब ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया। इस नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने के लिए दोषी ठहराया, और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वर्तमान का जो अनुबंध है वो आप पूरा करें और आगे से चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। और इस प्रकार नील का उत्पादन धराशायी हो गया। समझे आप पूरी बात? एक बार फिर से मैं इसको दोहरा दूंगा, फिर से पूरा विजुलाइज करा दूंगा स्टोरी, लेकिन ये थी मेन स्टोरी कि कैसे नील का जो है व्यापार धराशायी हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो अच्छे से जान लिया कि भाई भारत में नील का जो खेती था वो धराशायी कैसे हो गया, है ना। तो नील की खेती धराशायी कैसे होगी, क्या परिस्थितियाँ रही होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई नील के जो रैयत थे, जो किसान थे, उन्होंने बागान मालिकों का पुरजोर विरोध किया और एक नारा बना लिया कि भाई ना तो हम नील की खेती करेंगे
और न ही कि जो है वो कर्ज लेंगे, और न ही इनके जो लाठीदार लठाईदार जो थे, जो हमको मारने के लिए आते थे, डराते थे दबंग, उनसे भी नहीं डरेंगे, क्योंकि अब नील के बागान, नील के किसानों ने एकजुटता दिखाई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कर दी थी कि जो भी व्यक्ति अब नील के बागान मालिकों की सहायता करेगा उसका हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सोशल बाइकआउट करना भी शुरू कर दिया था। और ऐसे करके फिर क्या किया, अंग्रेजों पर बाहर आया। तो उन्होंने क्या किया कि नील आयोग बनाया था। उन्होंने एक नील आयोग बनाया था सन 1860 में। तो इस नील आयोग ने क्या बोला कि भाई हाँ, ये बात तो सही है कि नील के जो किसान हैं उनके लिए नील का जो एग्रीमेंट है कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, और इनके साथ जो नील की खेती में जो गलती हुई है इसके जिम्मेदार पूरे कौन है, जोर जबरदस्ती के लिए जिम्मेदार बना उन्होंने बागान के मालिकों को। बागान के मालिक इसके लिए जिम्मेदार थे कि उन्होंने जोर जबरदस्ती की, और ये भी बोला कि नील के किसान चाहे तो अब आगे से कोई एग्रीमेंट नहीं करें, लेकिन जो एग्रीमेंट हो गया उसको पूरा जरूर करें, ये उन्होंने इनको हिदायत दी थी। तो ऐसा कुछ हुआ, और इस तरह से धीरे धीरे बंगाल में नील का जो खेती थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन बंगाल से खत्म हुई तो क्या हुआ, इन बागान मालिकों ने दूसरी जगह अपना डेरा जमा लिया, और अब दूसरा जो टारगेट था इनका वो था बिहार। अब बागान मालिक नील की खेती के लिए बिहार की ओर कूच करने लगे। तो बिहार में एक चंपारण की घटना जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का रिलेशन इस चंपारण की घटना से भी है। तो आइए समझते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। क्या जानकारी इकट्ठा करें? चंपारण में जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी की भूमिका के बारे में एक जानकारी इकट्ठा करना, सीधी सी बात है। चंपारण, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके 1915 में भारत में आए, भारत में वो कई साल जो है वहां पर रहे थे। अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, और वो इंडिया की तरफ आ रहे थे क्योंकि उनको पता था इंडिया में भी सत्याग्रह की आवश्यकता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब उनको एक किसान ने आमंत्रित किया, पत्र के द्वारा उनको बुलाया कि भाई चंपारण का किसान हूं मैं, और चंपारण में किसानों की हालात इतनी ख़राब है, आप यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखें, हमारी हालत को देख करके कुछ हमें मतलब इससे निजात दिलाएं। तो महात्मा गांधी जो है 1917 के आसपास की बात है, 1917 की बात है, तब जब गांधी जी चंपारण पहुँचे बिहार में, और बिहार के चंपारण में जाकर उन्होंने, गांधी जी ने उनकी दुर्दशा देखी, नील के किसान की हालत देखी। एक समय का भोजन खा रहे हैं और कपड़ा भी पूरा नहीं है, आधा ऊपर का कपड़ा तो पहन ही नहीं रहे, खाली नीचे की धोती पहन के बेचारे जैसे करके काम चला रहे थे। तो गांधी जी ने उनके दुखों को अपने अंदर समेट लिया, और उन्होंने भी उस दिन निर्णय लिया कि आज के बाद मैं भी एक समय का खाना खाऊंगा, और मैं भी जो है बस नीचे के कपड़ा पहनूंगा, और धोती के अलावा ऊपर कुछ पहनते भी नहीं थे गांधी जी। आपने देखा होगा गांधी जी अक्सर लाठी लेकर चलते थे, वो इतने उपवास करते थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसको महसूस किया था। ये होता है थिंकर, इसी को बोलते हैं फिलोसोफर या दार्शनिक। तो दार्शनिक वो होता है जो लोगों की फीलिंग को समझे, तो इन्होंने इनकी फीलिंग को समझा था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ, और फिर गांधी जी ने बागान मालिकों के खिलाफ पहला सत्याग्रह छेड़ दिया था अपना, नील की खेती के खिलाफ था वो, और ये सत्याग्रह काफी सक्सेसफुल रहा, और आखिरी में आकर के उनको शांति भी मिली वहां पर जाकर, मतलब चंपारण के लोगों को थोड़ा सा राहत मिला उससे। अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। गांधी जी का काफी उस समय नाम था कि भाई यार, साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऑलरेडी सत्याग्रह कर चुके थे, और इंडिया में आया तो हवा बन चुकी थी कि महात्मा गांधी जी नाम का मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति है जो काफ़ी चीज़ बदल सकता है बिना लड़े। गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। उन्होंने बोला कि नील के जो किसान हैं वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनको समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया। गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू करते हैं महात्मा गांधी, और चंपारण में उनका जो पहला सत्याग्रह था वो किसके विरोध में था? वो था नील के बागान मालिकों के खिलाफ, जो कि जोर जबरदस्ती कर रहे थे किसानों के साथ कि भाई आपको करना ही करना है काम, और किसान नहीं चाहते थे नील की खेती। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा
और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग भी रहा है। पहला सफल प्रयोग जो था गांधी जी ने यहीं पर किया था। चंपारण का संबंध नील की खेती के किसानों से है, तो ध्यान रखना, हो सकता है कि महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुरुआती चाय और कॉफी बागानों का इतिहास देखें और ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागान में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानता या फर्क थी। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमने जो चैप्टर में पढ़ा वो केवल नील की खेती करने वाले बागान के मजदूरों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमने चाय बागान के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़े तो शायद इजीली हो जाएगा। भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि भाई चाय बागानों के में कुछ और सिस्टम चल रहा था और नील के बागान में कुछ और था। तो नील का तो हमको पता है, नील में क्या हुआ था कि नील के किसानों के साथ एक अनुबंध किया जाता था कि अनुबंध के हिसाब से आपको 25% भूमि पर आपको नील उगा के देना है। लेकिन चाय बागानों के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ उनके साथ क्या डील की जाती थी कि आपको हमारे साथ डील करना है और जब तक डील पूरी नहीं होती आपको बागान छोड़ के जाना ही नहीं है। तो वहाँ तो और अलग था, थोड़ा सा नील के खेती में अलग था, लेकिन चाय के बागानों में थोड़ा सा उनका नियम अलग थे। तो क्या क्या समानता या अंतर है, तो चाय के बागान में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, मजदूर को अनुबंध के आधार पर रखा जाता था। जबकि नील की खेती जो थी, नील के जो बागान मालिक होते थे वो क्या करते थे, वो अनुबंध के हिसाब से नहीं, बस मजदूरी कराते थे कि मजदूरी आइए, काम करिए और जाइए। लेकिन वहाँ अनुबंध होता था चाय और कॉफी में कि आपको 1 साल तक काम करना मतलब करना है। और नील बागानों में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बागानों की बात हो रही, मैं रेती वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बागान मालिक निजी खेती करते थे उसमें। चाय और कॉफी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, लेकिन नील बागानों में कटाई और बुराई के समय ही अधिक काम होता था। इसका मतलब नील के जो किसान होते थे उनको साल भर रोजगार नहीं मिलता था, जबकि चाय और कॉफी के किसान जो मजदूर होते थे उनको पूरे साल रोजगार मिलता है। इसका मतलब उनका कहीं सही काम था। भाई नील के मजदूरों को केवल तभी बुलाएंगे जब जरूरत पड़ रही है, बाकी महीने वो कैसे जिएंगे वो किसी को नहीं पता। तो भाई किसान जो मजदूर होते हैं उनको भी साल भर की नौकरी तो मिलना चाहिए, जो कि चाय और कॉफी के बागानों में मिलती थी। तो ये अंतर है दोनों में। उसके अलावा और क्या अंतर है, चाय और कॉफी के बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों के बाहर नहीं जा सकते। मान लो किसी मजदूर ने चाय बागान खेत में काम करने के लिए, चाय कॉफी के बागान जो असम में है ना, वहां पर काम करने के लिए मान लो किसी मजदूर ने साइन कर दिए, क्या बोला कि भाई मैं 1 साल तक काम करूंगा। अब मान लो 1 साल तक काम करने का उसने बोल दिया और 1 साल के अंदर जो है वो कहीं और जाना चाहता तो नहीं जा सकता, मतलब जब तक उसका अनुबंध है, जब तक एग्रीमेंट है, तब तक वो बागान के अंदर ही रहेगा। लेकिन ऐसा नील के बागानों में ऐसा नहीं था। तो ये अंतर है। जबकि नील के बागान में ऐसा नहीं होता था कि भाई आपको बागान में ही रहना है, आप काम करो और घर जाओ, काम करो और घर जाओ, ये वाला सिस्टम वहां पर था। तो इस प्रकार हमने समझा कि चाय के बागान और नील के बागानों में अंतर क्या है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और दूसरा विकल्प क्या है, हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। दोस्तों यह इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। CBSE 6 to 12 हिंदी मीडियम को आप चुने। CBSE 6 क्लास से 12वीं तक के हिंदी मीडियम के अंतर्गत आपके यहाँ पर क्लासेस के ऑप्शन आ जाएंगे। क्लास 8 देखिए, क्लास 8 जैसे आप क्लास 8 पर क्लिक करते हैं आपको कक्षा 8वीं के सभी टीचर यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से किसी भी टीचर को सेलेक्ट करना है और बस उस टीचर के जो द्वारा पढ़ाए गए जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं। अब आपको करना है क्या, वॉच नाउ पर क्लिक करो। जैसे आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया आपको यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे पार्ट 1 2 3 4 सब कुछ मिल जाएगा। आपको सारे लेक्चर के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। बस यहाँ पर देखना है लेक्चर कितने हैं, कौन सा लेक्चर देखना है, सीधा क्लिक किया और आपका लेक्चर हो गया शुरू, वीडियो शुरू हो जाएगा। आसानी से अपना नोट्स बनाइए और टॉप करके दिखाइए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ
हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।